सेकेंड टॉपिक, वैल्यू ऑफ मनी। व्हाट इज मेन बाय वैल्यू ऑफ मनी? सिंपल लैंग्वेज में वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि हाउ मच क्वांटिटी अ यूनिट ऑफ मनी कैन परचेज, यानी परचेसिंग पावर ऑफ मनी जिसको बोले ना, वो सेकेंड लाइन में लिखा है, अंडरलाइन करो इसको। या तो बाइंग कैपेसिटी ऑफ मनी इसको बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने 1 रुपये से 2 पेन खरीद सकते हैं तो वैल्यू ऑफ 1 रुपी इज इक्वल टू 2 पेन्स। तो अब याद रखना ये बात को कि वैल्यू ऑफ मनी इज, अंडरलाइन करो, इनवर्सली रिलेटेड विद जनरल प्राइस लेवल। यानी जब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होता है ना, तब वैल्यू ऑफ मनी डाउन होती है, एंड वाइस वर्सा। तो नीचे एक फॉर्मूला दी गई है कि वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू 1/P। VM यानी वैल्यू ऑफ मनी और P यानी प्राइस लेवल, राइट? ये याद रखना है। इट इज वेरी अनरियलिस्टिक टू से whether the price level or its inverse is higher or lower unless we have some base for its comparison, sorry. So the value of money is relative, underline करो, relative term। relative का मतलब मुझे देखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ मनी डाउन हुई मतलब क्या हुआ, पिछले साल की कंपैरिजन में अब कम हुई, तो मुझे कंपेयर करने के लिए पिछला साल भी तो चाहिए ना। सो इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट टर्म नहीं मानेंगे, कंपेरेबल यानी रिलेटिव टर्म इसको मानेंगे। The price index number helps us to measure the relative change in the price level as well as value of money between two different time periods। तो हमको प्राइस इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ से तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड वाला प्राइस इंडेक्स नंबर शुरू होता है। अब डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेजरिंग रिलेटिव चेंजेस इन वैल्यू ऑफ मनी, और व्हाट इज मेन बाय प्राइस इंडेक्स नंबर, शो हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड, और प्राइस इंडेक्स नंबर इज मियरली अ स्टेटमेंट ऑफ टेंडेंसी। बराबर। अब इसमें मीनिंग ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर देखें। इट इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस यानी टूल टू मेजर द परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेवल एंड वैल्यू ऑफ मनी बिटवीन टू पीरियड्स ऑफ टाइम। यानी दो अलग अलग टाइम पीरियड के बीच में कितना प्राइस लेवल में चेंज होता है और कितना वैल्यू ऑफ मनी के अंदर चेंज होता है। द प्राइस इंडेक्स नंबर डज नॉट टेल अस व्हाट द वैल्यू ऑफ मनी इज, इंपॉर्टेंट है ये। प्राइस इंडेक्स नंबर से पता नहीं चलता कि वैल्यू ऑफ मनी कितनी है, पर इससे ये जरूर पता चलता है कि कितनी वैल्यू चेंज हुई। वैल्यू में चेंज पता चलता है, क्या है वो पता चलता नहीं है। ओके। अब प्रोसीजर टू प्रोसीजर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्राइस इंडेक्स नंबर। फॉलोइंग आर द मेन स्टेप्स। इसमें सबसे पहला चॉइस ऑफ इंडेक्स नंबर आता है। कौन सा इंडेक्स नंबर सिलेक्ट करेंगे? देखो, पहले जनरल पर्पस इंडेक्स नंबर है, सब लोगों के लिए होता है ये। फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, अपने इसी को कैलकुलेट करते हैं ज्यादातर। होलसेल प्राइस में अपने जो मंडी में, यानी सब्जी मंडी के अंदर या तो कोई भी मंडी के अंदर, अनाज की मंडी में जो प्राइस बोली जाती है ना, उसको बोला जाता है। फिर रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर, ये कंज्यूमर के लिए होता है। तो इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है, दूसरे भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अपने को वर्किंग क्लास ऑफ पीपल की अगर ढूंढनी है, तो वी हैव टू कंपेयर प्राइसेस ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज, अंडरलाइन करो, विच आर कॉमनली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर जिन चीजों को कंज्यूम करेगा उन्हीं को अपने कैलकुलेट करेंगे ना, इंक्लूड करेंगे ना इसके अंदर। तो पहला सिंपल के चॉइस ऑफ इंडेक्स नंबर आता है। दूसरा, चॉइस ऑफ द आइटम्स यानी सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज। वी नो दैट देयर आर बिलियंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल द कमोडिटीज। सबको इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करो, रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटीज को खाली इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, राइट? अब इसमें कौन कौन सी चीजें आएगी? अगर हम इंडेक्स नंबर ढूंढना चाहते हैं किसके बारे में, जनरल के अंदर, तो हम ऐसी बातों को, ऐसी चीजों को इंक्लूड करेंगे जो सबके लिए इंपॉर्टेंट कमोडिटीज है। बट इफ द पर्पस इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मनी टू वर्कर, तो हम सिर्फ उन्हीं चीजों को इंक्लूड करेंगे जो वर्कर कंज्यूम करते हैं, राइट? उनके कंजम्पशन में जो आते हैं उसी को इंक्लूड किया जाएगा। फिर सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर।
अब सवाल बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर यानी वो साल जिसके साथ में अपने कंपेयर करते हैं करंट ईयर को, करंट ईयर की प्राइसेस को। तो हम बेस ईयर सिलेक्ट करने के टाइम पे दो बातों को ध्यान में रखेंगे। पहले तो ये नॉर्मल ईयर होना चाहिए। नॉर्मल ईयर यानी जिसमें प्राइस फ्लक्चुएशन ना होने वैसा साल होना चाहिए। प्री डिप्रेशन या तो प्री वॉर पीरियड, डिप्रेशन का बाद का नहीं, डिप्रेशन के पहले का टाइम पीरियड या वॉर के पहले का टाइम पीरियड, उसको अपने बेस ईयर मान सकते हैं। फिर बेस ईयर रिसेंट होना चाहिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, रिमोट ईयर नहीं होना चाहिए। जितना नजदीक वाला होगा उतना ज्यादा क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करेगा। देन कम्स कलेक्शन ऑफ डेटा। हियर वी हैव टू कलेक्ट डेटा about the prices of all the selected commodities for the base year as well as for the current year. The data must be comparable. डेटा कैसे होने चाहिए? जो कंपेयर कर सके वैसे होने चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जिसको हम माने कि ये कंज्यूमर को अफेक्ट करता है, वैसे डेटा होने चाहिए। जैसे अगर पूरी कंट्री के अंदर चावल यूजर नहीं होता और चावल को इंक्लूड करोगे तो क्या मतलब है, राइट? जिसको लोग इंक्लूड इंक्लूड करते हो, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, उन्हीं चीजों को इंक्लूड करना चाहिए। इसी को अपने रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। एंड सफिशिएंट, सफिशिएंट डेटा अवेलेबल होना भी जरूरी है। फिर आता है वेटेज। व्हेन वी असाइन द वैल्यू ऑफ द इम्पोर्टेंस of the commodities included in the consumption, it is called weight. For example, wheat is very much important commodity than sugar and matchbox. तो हम वेटेज ज्यादा किसको देंगे? व्हीट को ज्यादा देंगे, शुगर को नहीं। चीनी के बिना चल भी जाएगा एक बार, लेकिन व्हीट तो रोज चाहिए रोटी के अंदर, इसकी वजह से। सिलेक्शन ऑफ एवरेज। अब सिंस इंडेक्स नंबर आर एवरेज, तो हम प्रॉपर एवरेज यानी एरिथमेटिक मीन से ढूंढना है या ज्योमेट्रिक मीन से ढूंढना है। याद रखो एरिथमेटिक मीन सिंपल है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन ज्यादा एक्यूरेट है ऐसा मानेंगे। तो एरिथमेटिक मीन अंडरलाइन करो, सिंपलर ऑफ द टू, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन इज मोर एक्यूरेट। फिर आएगा कैलकुलेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव पे कैलकुलेट करने के लिए करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की प्राइस के साथ में डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, यानी P1 अपॉन P0 इंटू 100 करेंगे। In price relatives, the prices are expressed in percentage terms with reference to prices in base year. It is done by using following formula: P1 upon P0 into 100. इसमें P1 यानी price of the good in the current year, P0 यानी price of the same good in the base year. अब अगर सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर देखो, कितना सिंपल तरीके से आपको ढूंढना है ये। 5 और 10 लिखा है ए की प्राइस, 2 और 8 लिखा है बी की प्राइस। सिंपली करना क्या है आपको? आपको सबसे पहले यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 कर देना है। नीचे पूरा कैलकुलेशन भी दिया है, राइट? तो 200 आएगा। 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 200 करेंगे तो अपने 400 आएगा। 12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 करेंगे तो 300, लाइक वाइज बाकी सब। अब हम सारे प्राइस रिलेटिव्स को टोटल कर देंगे तो 600 आएंगे। इसको डिवाइडेड बाई में 6 करूँ तो कितना आएगा? 100। ये तो सेम ईयर का है इसलिए सेम है, सब 100 है इसलिए वो तो सेम ही रहेगा। लेकिन जो R1 है ना, वो 200, 400, 300, 400, 200, 300 टोटल मिला के 1800 आएगा। उसको भी मैं 6 यानी 6 कॉमोडिटी से तो 6 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आएगा कितना? 300। अब प्राइस कितनी बढ़ी अगर इसको देखना हो तो 100 से 300 हो गई। इसका मतलब 200 प्राइस बढ़ी, पर 200 प्राइस बढ़ी। और अगर प्राइस इंडेक्स नंबर कितना फॉल हुआ ये ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे? 100 अपॉन 300 इंटू 100, 100 ओरिजिनल प्राइस, राइट? और जो करंट प्राइस है वो 300 इंटू 100, यानी 33.33% फॉल हुई। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। याद रखना है कि करंट प्राइस R1 जो है ना, उसको अपने कहाँ लिखेंगे? नीचे, और R0 को अपने ऊपर लिखेंगे। अब वेटेड आता है, ये भी अपने सीख चुके, ऐसा ही सेम 12th के अंदर भी था। वेट्स फाइंड आउट करना। वेट आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, 8 मार्क का और 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। मैं भी पेपर से तुमको भेजूंगा, उसके अंदर देखना ये वाला सब वेट निकाल के करना है सेम। लेकिन इसमें 6, 5, 4, 3, 2, 1 आपको वेट्स दिए, यानी सबसे ज्यादा व्हीट का वेट है 6, राइस का उसके बाद फिर मिल्क, फिर ग्राउंड नट ऑयल, फिर शुगर और लास्ट में केरोसिन।
आपने करना क्या है एग्जैक्टली पहले तो वैसे ही 6 × 100 करो तो 600 आएगा। 5 यानी वेट्स के साथ में R0 को मल्टीप्लाई कर दो, वेट के साथ में R0 को मल्टीप्लाई कर दो तो 6 × 100, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, फिर उसके बाद में 5 × 100 का मल्टीप्लीकेशन किया। लाइक वाइज ये सारी इन्फॉर्मेशन तुमको मिलती जाएगी, राइट। तो ये तुम्हारा 2100 आता है ना। ये 2100 को टोटल वेट के साथ में अपने क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 21 के साथ में डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी द सेम। कितना आएगा, वही 21, अरे सॉरी 100 आएगा। अब एग्जैक्टली अब यहाँ देखो, जब प्राइस आपको दी गई है P1, तो हम P1/P0 × 100 करेंगे, तो ये 200, ये 200 डिवाइडेड बाय अपने क्या करेंगे, सॉरी 10/5। देखो मैं बताऊं कैसे करेंगे। 10 ये तुम्हारी प्राइस है, राइट। उसके बाद में अपने 5 से इसको डिवाइड करें और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर। तो ये क्या मिलेगा आपको, ये आपको 200 पहले में मिलेगा। सेकंड में 8/2 × 100 तो 400। एग्जैक्टली जो ऊपर वाले टेबल में देखा था ना, लास्ट पेज वाले यानी 8 पेज के ऊपर जो टेबल पे देखा था, वही 200 400 300 400 200 एंड 300, वो आंसर आएगा। उसको वापस वेट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, उसका टोटल करो, जितने वेट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर है उसका, और उसको तुम वेट्स के साथ डिवाइड कर दो। 6300 को 21 के साथ में डिवाइड कर दो तो यू विल गेट 300 अगेन, राइट। अब कंक्लूजन इसके अंदर भी क्या आया, वही 33.33% प्राइस इंक्रीज हुई आता है। सिंपल क्वेश्चन। अब आगे देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द वेरियस डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव चेंजेस इन वैल्यू ऑफ मनी। तो दो तरह की डिफिकल्टीज आती है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में। एक कंसेप्चुअल, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज और दूसरी है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज में इट इज वेग एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। वेग यानी अनक्लियर, और एब्स्ट्रैक्ट यानी कैन नॉट बी अंडरस्टूड। जो बोलते हैं ना उसको एब्स्ट्रैक्ट बोले, जे देखा ही ना देन एब्स्ट्रैक्ट के भाई। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द जनरल प्राइस लेवल, so changes in the value of money are measured through the corresponding changes in general price level, but the concept of general price level itself is abstract and vague। जनरल प्राइस लेवल को ढूंढना पहले तो तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होता, ये क्लियर नहीं है अपने लिए, इसलिए ये वेग और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट पहला हुआ। दूसरा प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। अब प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी यानी सब कॉमोडिटीज की प्राइस हम जनरल प्राइस लेवल के अंदर इंक्लूड करना चाहेंगे, बट रियलिटी के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारी चीज़ों को इंक्लूड कर पाए। तो हम क्या करते हैं, खाली रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स को ही खाली अकाउंट में लेते हैं और बाकी सब आइटम्स को अपने इग्नोर करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स यानी जो कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वैसी आइटम्स। नाउ नो साइमल्टेनियस राइज एंड फॉल इन द प्राइसेस। एक साथ में प्राइसेस बढ़ती भी नहीं है और एक साथ में कम भी नहीं होती है। अभी समझो कि कोई 4-5 कमोडिटी महंगी होगी तो उसके सामने कुछ कमोडिटी सस्ती भी होती है, बराबर ना। इंडेक्स नंबर shows general rise or fall in prices of goods and services, but in reality prices of all the goods and services do not rise or fall in the same proportion and in the same direction. In some cases prices may not change at all, कुछ केस में तो प्राइसेस कभी चेंज नहीं होती है। सो प्राइस इंडेक्स नंबर्स कैन नॉट मेजर द चेंजेस इन वैल्यू ऑफ मनी एक्यूरेटली। तो आपको वैल्यू ऑफ मनी शायद पता ना भी चले इससे। Now, then comes different prices. Wholesale price index is used to measure the general price change in price level. अंडरलाइन करो, सिर्फ जनरल चेंज बताया गया इसके अंदर, बट दिस मे नॉट बी करेक्ट बिकॉज द जनरल पब्लिक परचेज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट मार्केट्स। पार्ले जी के ऊपर खाली पैकेट पे देखना, फॉर सेल इन गुजरात अलग है, फॉर सेल इन महाराष्ट्र अलग है, फॉर सेल इन रेस्ट ऑफ इंडिया लिखा होगा, तीन अलग अलग। तो तीन प्राइस है, तो इसमें से कौन सी प्राइस इंक्लूड करें, राइट। तो एक ही प्रोडक्ट अलग अलग मार्केट में अलग प्राइस से बिकती है,
फॉर एग्जाम्पल पीपल परचेज व्हीट एंड राइस फ्रॉम रिटेल एज वेल एज फ्रॉम होलसेल मार्केट। अगर तुम ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर तुम स्मॉल क्वांटिटी में परचेस करोगे तो आपको ज्यादा प्राइस देनी पड़ेगी। तो इसमें से कौन सी प्राइस अपने इंक्लूड करें? सो प्राइस इंडेक्स नंबर कैन नॉट प्रोवाइड accurate measurement of relative change in value of money। अंडरलाइन करो, accurate measurement of relative changes। क्योंकि रिलेटिव क्यों, हम इसमें कंपेयर करते हैं इसलिए रिलेटिव चेंज लिखा हुआ है वर्ड। डिफरेंट कंक्लूजन्स बाय डिफरेंट इंडेक्स नंबर। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर का मतलब अलग होता है, रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर का मतलब अलग होता है। तो हमको समझ में नहीं आता कि वैल्यू ऑफ मनी कौन से चेंजेस को ध्यान में रख के अपने को इंक्लूड करना है, यानी कंसिडर करना है हमको। नाउ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज में फर्स्ट आता है डिफिकल्टी इन द सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटीज। रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटीज की बात करो ना, तो जब मैं पढ़ता था ना तब सीडी प्लेयर्स नहीं थे, तब मोबाइल फोन नहीं थे, बराबर। रेफ्रिजरेटर को नेसेसिटी नहीं लग्जरी मानते थे, टेलीविजन को नेसेसिटी नहीं लग्जरी मानते थे। तो इसका मतलब बेस ईयर के अंदर कुछ अलग कमोडिटी हो, करंट ईयर के अंदर कुछ अलग कमोडिटी हो। तो इस समझ में कैसा है? तो किसके कारण ये प्रॉब्लम्स आती है? पहली बात तो न्यू कमोडिटीज के आने से प्रॉब्लम आती है। 10 साल पहले कोई एआई के बारे में बात नहीं कर रहा था, लेकिन आज सबको एआई के बारे में बात करता है। चेंजेस इन फैशन एंड स्टाइल। 10 साल पहले की फैशन अलग, अभी की फैशन अलग, तो बेस ईयर की फैशन अलग, अभी की अलग। चेंज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बराबर से नहीं हो पाता। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। साइंटिफिक चेंजेस जो है, टेक्नोलॉजी में जो चेंज होता है वो भी बार बार बदलता रहता है। नाउ डिफिकल्टीज इन द सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर। Generally, the base year should be free from economic or political disturbances in the economy, but it is very difficult to select a normal base year with price stability because no year is completely normal। Underline करो। नॉर्मल बेस ईयर को सिलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, कोई भी साल ऐसा है ही नहीं जो नॉर्मल बोला जा सके। एंड डिफिकल्टीज इन द कलेक्शन ऑफ डेटा टू मेजर द चेंजेस। To measure the changes in the value of money correctly, we need accurate, sufficient, comparable, and representative data. It is practically difficult because prices differ from place to place. Prices हर जगह पे अलग अलग होती है, फ्रॉम मार्केट टू मार्केट। हर मार्केट की प्राइस, और सेम कंट्री में भी एक एक मार्केट की प्राइस अलग होती है, अलग मार्केट में। एंड टाइम टू टाइम, एक एक महीने में प्राइस बदलती है, दिन दिन में प्राइस बदलती है। Moreover, we also find difference in the retail prices within the same market। सेम मार्केट के अंदर रिटेल प्राइस भी अलग अलग होती है, क्योंकि एक दुकान वाला अलग प्राइस पे बेचेगा, दूसरा दुकान वाला अलग प्राइस पे बेचेगा। देन कम्स डिसाइनिंग इन डिफिकल्टी इन असाइनिंग वेट। वेट है ना प्रॉपर देना पड़ता है डिफरेंट कमोडिटीज को, बट पर्सन टू पर्सन ये वेट चेंज होता है। कोई अगर घर में रोटी खाता ही ना, जैसे साउथ इंडिया के अंदर, तो वहाँ राइस को ज्यादा वेट दिया जाता है, अपने यहाँ पे व्हीट को ज्यादा वेट दिया जाता है। बंगाल में भी लिखा है देखो, people give more importance to rice than wheat। Then difficulties in the employing proper method of averaging। सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, मीडियन, मोड, मीन, कौन सी मेथड यूज करना है, इसमें भी डिफिकल्टी है। तो इसलिए प्रॉपर मेथड अपने सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये सेकंड टॉपिक कंप्लीट होता है। क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी का मतलब होता है, देखो, states that if other things remain same, quantity of money and price level are directly related, and quantity of money and value of money are inversely related। अंडरलाइन करो। यानी क्वांटिटी ऑफ मनी अगर बढ़ेगी तो मार्केट में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा और प्राइसेस इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगी, और साथ में वैल्यू ऑफ मनी डाउन हो जाएगी। यानी
बाजार में जितना पैसा ज्यादा उतना इन्फ्लेशन ज्यादा और वैल्यू ऑफ मनी उतनी कम. In other words, when quantity of money rises or falls, price level will also rise or fall by the same proportion. When quantity of money rises or falls, value of money will fall or rise. Then उल्टा देखो क्वांटिटी ऑफ मनी, इसके थियरी एक अटेम्प्ट है टू प्रूव, अंडरलाइन करो, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी ऑन जनरल प्राइस लेवल एंड देयर बाय ऑन वैल्यू ऑफ मनी. और इसको डेवलप करने वाले कौन? प्रोफेसर इरविंग फिशर. और ये कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच से डेवलप किया, कैश ट्रांजेक्शन इक्वेशन, और इसका कैश बैलेंस इक्वेशन है मार्शल का. अब पहले कैश ट्रांजेक्शन इक्वेशन. अमेरिकन प्रोफेसर इरविंग फिशर वो फर्स्ट इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी को कैश ट्रांजेक्शन इक्वेशन से एक्सप्लेन किया है. इसको अमेरिकन इक्वेशन भी बोलते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू हिम, पीपल डिमांड मनी फॉर, अंडरलाइन करो, ट्रांजेक्शन पर्पस. सिर्फ पैसे को गुड्स एंड सर्विस को खरीदने के लिए यूज किया जाता है, उसके अलावा दूसरा कोई पैसा का यूज नहीं है. अब अकॉर्डिंग टू थियरी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग अनचेंज, as quantity of money in circulation increases, price level will also increase by the same proportion and value of money will decrease and vice versa. वही बताया गया है, लेकिन इसमें खाली कैश की बात की गई है. देखो इसमें MV इजिकल टू PT याद रखना, ये फॉर्मूला है और इसके बेस के ऊपर सम पूछा जाएगा. M यानी क्वांटिटी ऑफ मनी, V यानी वेलोसिटी, यानी एक बार तुम्हारे हाथ में पैसा आया, तुमने कितना जल्दी उसको यूज किया, दूसरे ने कितना जल्दी उसको यूज किया, यानी वो पैसा हाथ बदलता रहता है. जितनी जल्दी वो हाथ बदलेगा उतनी वेलोसिटी उसकी ज्यादा मानी जाती है. वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड. फिर P यानी एवरेज प्राइस लेवल और T यानी टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन इकोनॉमी फॉर ट्रांजेक्शन. अब इन दोनों को अपने इक्वलाइज मानते हैं. मतलब उसने इक्वलाइज किसको किया? क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वेलोसिटी ऑफ मनी दोनों की मल्टीप्लिकेशन को प्राइस लेवल और टोटल नंबर ऑफ गुड्स के साथ में. इन अबव इक्वेशन इज ट्राइड, ही हैज ट्राइड टू इक्वलाइज सप्लाई ऑफ मनी. याद रखो MV यानी सप्लाई ऑफ मनी, अंडरलाइन करो, सप्लाई ऑफ मनी MV और डिमांड ऑफ मनी यानी PT. तो MV refers to the amount of money which is exchanged against goods and services, and PT refers to the goods and service which is exchanged against the amount of money. उल्टा, बराबर. अब यहाँ एक्सटेंडेड वर्जन देखिए इसका. देखो PT इज इक्वल टू MV प्लस M1V1. इसमें M1 यानी क्या? बैंक मनी. M का मतलब खाली कैश, करेंसी, लेकिन M1 का मतलब बैंक मनी. V यानी वेलोसिटी ऑफ कैश, लेकिन V1 यानी वेलोसिटी ऑफ बैंक मनी. तो अगर मुझे P यानी प्राइस लेवल फाइंड आउट करना है तो MV प्लस M1V1 अपॉन T, ये ऊपर इक्वेशन दिया है देखो, 100 लिखा है ना उसके बाद में ये इक्वेशन. अब एग्जांपल से इसको समझिए. ये पूछा जाता है गिवन M इज इक्वल टू 1000, V इज इक्वल टू 10, V1 इज इक्वल टू 4, M1 यानी 500 है और T यानी 3000 यूनिट्स है. फाइंड आउट P लिखा है, तो P इज इक्वल टू MV प्लस M1V1 अपॉन T. तो ये 1000 इंटू 10 आएगा. M 1000, V 10, M1 500, V1 4, और दोनों के अपॉन में T, यानी ट्रांजेक्शन जितना होता है वो 3000 यूनिट्स अपने, तो 4 रुपये प्राइस लेवल हुआ तुम्हारा. राइट. ये ऐसे ढूंढना, ये एग्जाम्पल आएगा MCQ के एग्जाम में. और अगर समझो कि प्राइस लेवल इज 4, so the value of money will be 1/4. Now if quantity of money becomes double, क्वांटिटी ऑफ मनी डबल हो जाएगी, तो M कितना हो जाएगा? 1000 का 2000, और M1 जो है वो 500 का 1000 हो जाएगा. तो फिर प्राइस लेवल डबल हो जाएगा, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी हाफ हो जाएगी, क्योंकि जितना प्राइस लेवल पे इफेक्ट होगा उसके इनवर्स इफेक्ट किसके ऊपर होगा? वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर होगा. ये देखो नीचे वाला पैराग्राफ, आप इसको रीड करें. Here average price level is 8.
value of money will be 1/8. In the given figure, when quantity of money is M1, average price level is P1 and value of money is 1/P1 है, तो इसका मतलब अगर वो 8 हुआ तो 1/8 हो गया, सिंपल। पहले कितना था, 4 था तो 1/4 था, फोर था तो 1/4 था, अब अगर 8 है तो कितना हो जाएगा 1/8, तो ये हाफ हो गया ना। 1/4 और 1/2 1/8 में क्या फर्क है, वैल्यू का हाफ हो जाना। अब द कैश ट्रांजेक्शन इक्वेशन इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग एजम्पशन। जो पी है ना वो पैसिव फैक्टर है, मतलब वो किसी पे डिपेंड करता है। पी अपने आप चेंज नहीं होता, वो एम वी और टी पे डिपेंड करता है, बराबर। फिर वी एंड टी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, उसका एम के साथ में कुछ लेना देना नहीं है। अगर एम चेंज भी होता है तो इससे वी और टी में कोई फर्क नहीं आएगा। एम और M1 का रेशियो, वी और V1 का और टी का रेशियो, ये सब सेम रहते हैं। और फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में कोई भी बेरोजगार नहीं है, कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आइडल नहीं है। एंड फिशर स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड पी इन लॉन्ग रन नॉट शॉर्ट रन। एंड यहाँ पे सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में अंडरलाइन करो। एज पर कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी, तो ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और प्रपोर्शन ऑफ M1 to M रिमेन अनचेंज, वो तो वैसे भी आगे लिखा है, पर इसके क्रिटिसिज्म है। सबसे पहले स्टैटिक इक्वेशन, सेटेरिस पेरिबस लिखा हुआ है, यानी अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, लेकिन आज का जमाना डायनेमिक वर्ल्ड, उसके अंदर कोई चीज सेम नहीं रहती, इवन शॉर्ट रन के अंदर भी सेम नहीं रहती है। फिर अनरियलिस्टिक एजम्पशन, अनरियलिस्टिक एजम्पशन यानी वी और टी को इसने कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बताया एम से, but in reality when there is a change in M, it is likely to bring changes in V and T. Further, Fisher assumes that P is a passive factor, but in reality many cases के अंदर price may become an active factor. This means a change in price may bring about change in M और V, यानी price change होगी ना तो M और V कोई भी change हो सकता है। Assumption of full employment ये possible नहीं है दुनिया की कोई भी कंट्री के अंदर। और ये जो ब्रैकेट लिखा है वो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, पहले समझ लो इसको। रियल सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट होता ही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है ना तभी हम प्रोडक्शन या तो सप्लाई इंक्रीज कर पाएंगे। तो व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीजेस प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, बट प्राइस विल नॉट इंक्रीज, और ये यहाँ पे इग्नोर किया गया है। नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसेस, ट्रांजेक्शन इक्वेशन सिंपली स्टेट्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप के बीच में, क्योंकि प्रोफेसर केन्स ने बताया कि रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड पी इज नॉट सो डायरेक्ट एंड सिंपल एज शोन इन द क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। इतने डायरेक्ट और इतनी सिंपल नहीं है, इट इज इनडायरेक्ट एंड कॉम्प्लेक्स। इनडायरेक्ट कैसे, क्योंकि जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल होगा, इसके कारण इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और कॉस्ट कॉस्ट आएगी, सीओ ए लिखा है नहीं, कॉस्ट विल इंक्रीज सो प्राइस विल इंक्रीज, तो ये इनडायरेक्ट चेंज हुआ। मोर एम्फेसिस ऑन ओनली वन फंक्शन, इसने खाली एक बात के बारे में बताया मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह से, बट यहाँ पे क्या इग्नोर किया गया है, यहाँ पे स्टोर ऑफ वैल्यू को इग्नोर किया गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज द नॉट एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन, ये लॉन्ग रन की थियरी है, और शॉर्ट रन के अंदर जो बिजनेस कंडीशन और प्राइसेस में चेंज आता है इसमें इसको यहाँ पे इग्नोर किया गया है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन ब्रैकेट में लिखना है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इसको यहाँ इग्नोर किया है। फिर अदर फैक्टर्स को इग्नोर किया गया है, 16 तो लिमिटेशन है, एक थियरी में 16 लिमिटेशन है, सोचो। According to this equation, price level depends upon only money supply, but in reality, price level depends upon many factors. एक तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, जितना ट्रेड ज्यादा होगा ना प्राइस लेवल कम होगा,
वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, मार्केट में पैसे का घूमना जितना ज्यादा ने उतना प्राइसेस का बढ़ना ज्यादा, क्योंकि ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर मेंटेन करेगा। इंपोर्ट, अगर हम इंपोर्ट करेंगे ही तो प्राइस लेवल बढ़ेगा। कई बार प्राइस लेवल बढ़ने से इंपोर्ट होता है तो प्राइस लेवल वापस कम कम हो जाता है। जैसे अनियंस की प्राइस जब इंक्रीज हो जाती है तो गवर्नमेंट बाहर से इंपोर्ट करती है और इसको यहाँ बफर स्टॉक को बेचने निकालती है, तो इससे प्राइस लेवल वापस कम हो जाता है। फिर एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट कर देंगे तो यहाँ कंट्री में बेचने के लिए सरप्लस कम बचेगा। फिर सप्लाई, डिमांड एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट सच फैक्टर्स आर इग्नोर्ड बाय दिस इक्वेशन। फिर यहाँ पे कॉजल रिलेशनशिप यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डाउटफुल है। इसने बताया कि चेंज इन मनी सप्लाई से डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल चेंज आता है प्राइस लेवल के ऊपर, लेकिन ये जो ओपिनियन है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का वो ये बता रहा है कि बिजनेस कंडीशंस अगर चेंज होगी ना तो प्राइस लेवल में चेंज आता है, और प्राइस लेवल के अंदर चेंज की तरह ही मनी सप्लाई के अंदर चेंज भी बिजनेस कंडीशन के कारण आता है। जैसे कोरोना की बात करें, कोरोना के टाइम पीरियड के अंदर मनी सप्लाई कम हो गई थी क्योंकि बिजनेस कंडीशन स्टेबल हो गई थी, स्टेटिक हो गई थी, इसकी वजह से। हिस्टोरिकल एविडेंस गोज अगेंस्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 1929 के अंदर डिप्रेशन नहीं आता। डिप्रेशन के टाइम पे क्या था, सप्लाई ऑफ मनी तो था, बराबर नहीं। सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी डाउन होती है, ऐसा मानते हैं। बूम पीरियड के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज नहीं होता और प्राइस लेवल राइज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ मनी कर रही थी लेकिन लोग कमा नहीं पा रहे थे इतने पैसे जितने के खर्चे करने थे उनको, क्योंकि रोज प्राइसेस बढ़ती जा रही थी, मल्टीपल इफेक्ट में बढ़ती जा रही थी, इसकी वजह से। नॉन एप्लीकेबल इन डिप्रेशन, डिप्रेशन में भी नहीं है। द एक्सपीरियंस ऑफ यूएसए इन द टाइम्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 1929 हैज प्रूव्ड दिस। और मैथमेटिकल ट्रूइज्म, फिशर्स इक्वेशन इज अ वर्थलेस मैथमेटिकल ट्रूइज्म। दिस इज बिकॉज it tries to explain those matters which are obviously true. It does not tell anything new, यानी जो ऑलरेडी ट्रू है उसके बारे में बता रहे हैं। मैथमेटिकल ट्रूइज्म का मतलब जो मैथमेटिकली करेक्ट है ना उसको मैथमेटिकल ट्रूइज्म बोला जाता है। जो स्टेटमेंट पहले से ट्रू है उसको अपने मैथमेटिकल ट्रूइज्म बोलेंगे। Relationship between M and P is doubtful. In the opinion of modern economists, the causal relationship between M and P is doubtful. This is because nowadays modern supply, money supply is adjusted by central bank according to requirement of money. अब मनी सप्लाई को एडजस्ट कौन करता है, आरबीआई, बराबर। अपने यहाँ पे आरबीआई, बाकी सारी कंट्रीज के अंदर जो जो उनकी फेडरल रिजर्व सिस्टम बोला जाता है कि इसके अंदर अमेरिका के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड में। तो विद चेंजिंग बिजनेस कंडीशन इकोनॉमी के अंदर एडजस्टमेंट किया जाता है सप्लाई ऑफ मनी को। सो इट इज द चेंज इन बिजनेस कंडीशन which brings about changes in supply level, price level, sorry. And Fisher's equation has ignored the role of rate of interest in price rise. यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइस राइज के अंदर क्या चेंज आएगा ये यहाँ पे इग्नोर किया गया है। और यहाँ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन यानी डिप्रेशन और इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं किया है। फिशर गेव थ्रस्ट यानी ज्यादा बढ़ावा देना, ज्यादा इंपॉर्टेंस देना ओनली ऑन सप्लाई ऑफ मनी, और इसने डिमांड फॉर मनी को इग्नोर किया है।